जो जूते की नगरी है, जहाँ से जूते का उत्पादन शुरू हुआ और आगरा के बाद जूते का जीआई टैग है, जो कहीं ना कहीं अपनी तमाम सारी जो चुनौतियां हैं अलग अलग सेक्टर्स की, वो भी हमारे साथ में लगी हुई है। ये एक इंडस्ट्री को स्थापित करना वाकई में एक बड़ी चुनौती का काम है। तो आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का एक लंबा सफर तय किया, और अगर आप उनकी इस पूरी कहानी को, उनकी इस पूरी बायोग्राफी को उन्हीं के मुख से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, अगर ये लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, हम हताशा का शिकार क्यों हो। तो ये जो बेचैनी जो एक तरह से देखी जा रही है वो हमारी दूर होनी चाहिए। अतिथि भानु प्रताप जी का बुके देकर स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सीएफसीआई के निदेशक, चलिए कार्यक्रम की एक विधिवत शुरुआत करते हैं। और जिस शख्सियत को आदरणीय श्री देवकी नंदन सोन साहब स्वर्णिम हस्ताक्षर है। आप आगरा के जूता दस्तकारों की कुशल दक्षता के प्रतीक हैं। आपकी सफलता आपके संघर्ष की कहानी मेहनत को खुद ब खुद बयां करती है। शू डिजाइनिंग और अपनी कुशल जूता निर्माण शैली से योगदान दे रहे हैं। देवकी नंदन सोन जी ने 1971 में सीएफटीआई से शू डिजाइनिंग का प्रशिक्षण लिया और अपनी अकूत प्रतिभा के दम पर आगरा के जूता उद्योग पर छा गए। हवाई उड़ान, बर्फ पर फिसलने वाले क्रिकेटर सुनील गावस्कर के सनी ब्रांड आयोजन है और मुझे खुशी है इसमें कि मैं बहुत टाइम से ये कल्पना करता था कि हमारे युवा एक जगह एकत्रित हों और जूता इंडस्ट्री में जो हमारा सदियों से योगदान रहा है, आज कुछ लोग पिछड़ रहे हैं, उन कारणों पर भी हमें चिंता करनी। और आज का ये मंच के लिए मैं इस मंच को ऐतिहासिक कहूंगा और इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहे। प्राइमरी में पढ़ता था तो हमारी बस्ती का पहले नाम गोबर चौकी था। तो उन्होंने बताया था हमारे यहाँ जूते का काम होता है, इसलिए ये उनको देख करके करता हो। तो मुझे तो ये लगता है आगे चल के ये जूते का ही काम करेगा, इसको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जूते का ही काम करेगा। खैर, मेरे बाबूजी चिंतित होते थे कि आगे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। मास्टर साहब ये कह रहे हैं साहब पढ़ाई में ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, इसी में लगे रहते हैं जूते के डिजाइन। आगे चलकर सीएफटीसी का एक विज्ञापन निकला, उसमें ये आया कि साहब इसमें जूते की डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी और 75 रुपए महीने स्टाइपेंड के और मिलेंगे। मैं उस समय एक जूते को हमने देखा कि इसमें 15 रुपए बढ़ के और मिलेंगे और डिजाइनिंग सीख लेंगे। उस समय पर अंजना टाकीज के सामने बिल्डिंग थी, अवागढ़ हाउस, उसमें सीएफटी चलती थी और वहां मेरा एडमिशन हो गया। और वहां से मैंने जब तकनीकी बातें सीखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस ट्रेड को तो पढ़ाई में भी लिया जाता है। हम खाने का अपने आप को चर्मकार और जूते के कारीगर समझते हैं, ये तो बहुत ही, इस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत तरक्की कर सकते। मैंने वहां से ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद में मैंने सिविल का कारखाना किया, उसमें मैं ज्यादा सफल नहीं हो सका। लैम्को हमारे जूता दस्तकारों के जो कुटीर उद्योगी हैं उनके यहाँ त्योहार आ गया, पंचमी के दिन ही कारीगर आएगा। पंचमी से पहले पत्रा का बहुत ध्यान रखते हैं मालूम जी हमारे यहाँ, कोई गलत स्टेप नहीं उठ जाए तो पत्रा में जरूर देखें। कि सर आपकी इस आभा से हमारा आज का आंगन रोशन हुआ। तो चलिए इसका साहब को, लेकिन उससे पहले देश के जाने माने शू निर्यातक श्री पूरन डावर साहब ने अपना माल खुद प्रशस्त किया
विभाजन के बाद इनका परिवार आगरा बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी और मेरे ख्याल से जितनी रुचि किसी भी, चाहे उद्योग की हो, चाहे वो अपनी ऐतिहासिक विरासत की हो, मेरे ख्याल से जितनी जानकारी आपको है शायद 1-2% भी लोगों में नहीं होगी। मैं नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई का एक सानिध्य जिस दिन से शोरूम में यहाँ खुला और मेरे ख्याल से पूरा का पूरा शो पार्टी का शो था, वो इसी वजह से सदर में आने का भी जो एक मौका मिला, की वजह से आने का मौका मिला। एक अभिन्न पारिवारिक मित्र है, पत्रकार और साहित्यकार के रूप में हमारे भानु प्रताप जी मंच पर हैं, जिनका एक बड़े उद्योग को लगा, जो जूते की नगरी है, जहाँ से जूते का उत्पादन शुरू हुआ और आगरा के बाद जूते का GI टैग है, जो कहीं ना कहीं अपनी विरासत से भटक रहा है, उनको रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आज का जो विषय है कि जो विरासत में, जो हमारी दस्तकारी जो हमको विरासत में मिली है, जो छोटे काम कहे जाते थे, उनको पढ़ लिख करके सम्मानजनक कैसे बनाया जाए और वो अपने उद्योग से विरत ना हो, भटका हो। सरकार इस तरह की ढूंढ रही है कि मुझे लगता है कि अब फिर दोबारा से इसका प्रस्ताव दिया जाएगा तो अवश्य ये हम सफल होंगे। कोई सर मतलब इस बोर्ड के लिए कोई मांग रखी गई किसी मंत्री? मुझे नहीं लगता कि अभी इस बीच में कहीं तुरंत कोई हमने मांग रखी है, लेकिन आज आई है मांग, तो मुझे अपना कल्याण समिति जो है, अगर इसी को इस बोर्ड की मांग करे तो मुझे लगता है कि वो सरकार तत्पर बैठी है कि इस तरह के कानून अपने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने में, लोकल को वोकल करने में। मेरे ख्याल से मुख्य इस समय जो चल रहा है, सारा का सारा रामोला इसी पर चल रहा है। ठीक है। और क्या हाल है? और कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम और क्या प्रेरणा आप लोगों ने यहाँ जो लोग आए उनको दी है? एक्चुअल में बहुत समय से जूता उद्योग में ये बेचैनी महसूस की जा रही थी कि भाई जूता उद्योग लगातार गर्त में क्यों जा रहा है, और लोगों को जूता निर्माण के साथ में सही दाम ना मिलना, पूंजी का अभाव, और भी बहुत सारी ऐसी क्राइसिस हैं जो जूता उद्योग में हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, जूता उद्योग क्यों प्रमुख है? क्योंकि जूता उद्योग जो है हमारी एक तरह से विरासत का हिस्सा भी है। ताजमहल के बाद में दुनिया में जूता उद्योग को ही जाना जाता है आगरा में। तो ये बहुत समय से ये एक बेचैनी सी महसूस की जा रही थी, तो इसी को रखते हुए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, और जिसका जो विषय हमने रखा, जूता उद्योग विरासत और चुनौतियाँ, क्योंकि ये हमारी विरासत है, एक तो इसको बचाना भी है, और इसमें इसके व्यापार में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसका हमें डटकर सामना करना है। तो इसके लिए हमने आगरा के प्रमुख जूता उद्यमियों को हमने बुलाया, जिसमें श्री पूरन डावर साहब, देवकीनंदन सोम साहब, अरुण डंग साहब, भानु प्रताप जी, ये तमाम लोग हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहे, और इन्होंने जो शून्य से शिखर तक का जो सफ़र तय किया इस इंडस्ट्री में और भी तमाम इंडस्ट्रीज़ में, तो उससे जो है लोगों को प्रेरणा मिले, इसी के लिए ये उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम का हमने आयोजन कराया। वर्तमान में देखिए, जूता उद्योग में ऑब्वियसली आप सब लोग इस बारे में जानते भी होंगे कि जूता उद्योग में तमाम सारी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले कि हम अगर किसी भी जूते का निर्माण कर रहे हैं, हम जूते की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको बेचा कैसे जाए और फिर उसका सही दाम मिले कैसे, है ना। कई सारे लोग ऐसे हैं कि आज 40 साल हो गया, 50 साल हो गया जूता उद्योग में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो एक तो इस पे हमें गहनता से विचार करना होगा, देखना होगा कि वो स्थिति क्यों है। प्लस पूंजी का बड़ा अभाव है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें सहूलियतें दे रखी हैं, भाई आप लोन ले सकते हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन अगर आप उसमें प्रैक्टिकल रूप में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जो है एक तरह से उनको वो लोन और सारी चीज़ें जो हैं बहुत कम रूप में मिल पाती हैं, और इसका कारण भी ये है कि पेपर्स वर्क वगैरह भी नॉर्मल हम लोग पूरे नहीं कर पाते। तो ये तो हम लोगों को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग अपने पेपर वर्क, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है सर।